सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। यूपी पीजीटी के जो कैंडिडेट्स हैं, यूपी पीजीटी के जो एस्पायरेंट्स हैं, वो आखिरकार एनसीईआरटी को उतनी तवज्जो क्यों नहीं देते जितनी तवज्जो देनी चाहिए। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार एनसीईआरटी का रोल क्या है पीजीटी एग्जामिनेशन में, और एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट मानी जाती है पीजीटी एग्जाम्स के लिए। तो अभी आप हमारी वीडियो में बने रहेंगे, हम आपको लगातार पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार जो एनसीईआरटी की किताब है इसको हम लोग क्यों वैलिडिटी ज़्यादा दें और क्यों इसको पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी किस ढंग से पढ़ना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये कि एनसीईआरटी पे हमें किस तरीके से फोकस करना चाहिए, ये हमारा इम्पोर्टेंट मोटो है। एनसीईआरटी के कौन कौन से पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए, ये हमारा मोटो है। एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं और सभी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम लोग बहुत कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, मुख्य टॉपिक्स पर बात करेंगे जो एनसीईआरटी में है, लेकिन आप लोगों से जनरली वो डिस्कशन नहीं होते हैं। चाहे वो क्लासेस की बात करें और चाहे फिर वो हम किसी भी आपकी प्रिपरेशन की बात करें, एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के ढंग से पढ़ा जाए, एनसीईआरटी में के हर लाइन को कई बार पढ़ा जाए तो आपको कई नए चैप्टर्स की जानकारी भी मिल जाती है, तो फिर एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो एनसीईआरटी आखिरकार क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पर हमारी ये लगातार बात होगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों जरूरी है एनसीईआरटी किताब पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए और टीजीटी एग्जामिनेशन दोनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन किताब मानी जाती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हम लोग बहुत चीजें पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको बताता हूं, इस एनसीईआरटी का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या लिया जाता है। तो वहां पर हम लोग केवल ये जो मेन पॉइंट्स दे रखे हैं इनको अंडरलाइन यानी इन्हीं को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन इनके अंदर जो इनकी इम्पोर्टेंस दे रखी है उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। अब आप कहोगे कि सर हम तो पूरा टॉपिक पढ़ाते हैं, हम तो पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं, तो चलिए हम लोग आपसे एक एक करके बात कर लेते हैं आज उन पॉइंट्स की जो आपसे अनछूते रह जाते हैं। जैसे जब भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है, जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है तो हम केवल बाइनरी शब्द पढ़ करके चले जाते हैं और बाइनरी का मीनिंग अपने स्टूडेंट्स को नहीं बताते हैं। यानी कि यहाँ पर बाइनरी शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमसे अछूता रह जाता है। बाइनरी शब्द का तो प्रयोग करते हैं लेकिन बाइनरी का मीनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोग नहीं बता पाते हैं। और दूसरी चीज हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर एनसीईआरटी को देखा जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर आर मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटीज नोन एज सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एक लाइन जो आप नीचे की देख रहे हैं, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं करते और ना इस पर ध्यान देते, क्योंकि यही लाइन हमारे लिए पीजीटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन करके आ जाती है। तो ये बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर मान लो वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। तो आप लोग तो जनरली यही बताते हो, अदर देन सॉल्वेंट का वर्ड तो यूज ही नहीं करते हम लोग, अदर देन सॉल्वेंट का वर्ड हम लोग बहुत कम यूज करते। तो ऐसे टर्मिनोलॉजी जो क्वेश्चंस को ट्विस्ट करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। और जब हम लोग ये एक्सप्रेशन लाते हैं तो इस एक्सप्रेशन में फार्मूला, मास परसेंटेज, इन सभी का कंसिडरेशन करते हैं और ये एनसीईआरटी हमारे लिए यूजफुल होती है। लेकिन कुछ बिंदुओं पर हम लगातार जो है वो अछूते रह जाते हैं। जैसे कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करें, तो ये मेन पॉइंट तो सब लोग पढ़ लेते हैं इस टॉपिक में, लेकिन अगर आपसे कहें कि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी छुपी हुई हैं जो हम लोग पूरी तरीके से नहीं पढ़ते, तो ये पैराग्राफ आप नोट कर पाइएगा, इस पैराग्राफ पर आप नोट करिएगा। ये पैराग्राफ एनसीईआरटी में जरूर क्वेश्चन लेकर के आएगा पीजीटी एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पर हम केवल लाइक डिजॉल्व लाइक को एक्सप्लेन करना तो जानते हैं, लेकिन लाइक डिजॉल्व लाइक के इसके
अदर एग्जाम्पल देना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर की चीज़ों को हम यहाँ पर भी नहीं छूते हैं। तो ये हम मेन जो ब्लैक लाइन में कर रहा हूँ ये तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बहुत सारे लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो ये टॉपिक भी पीजीटी का टॉपिक बनता है, तो यहाँ पर भी पीजीटी लिख लीजिए आप। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, यानी प्रेशर का तो बहुत याद रहता है, ये भी याद रहता है टेम्परेचर कम करना, लेकिन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंज इज कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 1.2 पर दे रखी। दिस जनरल इफ द नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है और स्टेबिलिटी शुड बी इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो ईमानदारी से बताना कि क्या ये लाइनें आप एज इट इज याद करते हो? नहीं करते हो ना, बिल्कुल नहीं करते हो, मैं जानता हूं इस बात को, भले आप झूठा हमसे हाँ करिए वो अलग बात है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि मैनी गैसेस लाइक ये सब पढ़ाएंगे, लेकिन ये बताएंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड जनरली अफेक्टेड बाय द प्रेशर, ये बताएंगे। लेकिन गैसेस के नाम जो ऑक्सीजन से अदर गैसेस हैं उनका भी नाम हम नहीं लेते, जबकि ऑक्सीजन पानी में बहुत कम घुलती है, इस बात का एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, मैनी गैसेस डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व, यहाँ देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन dissolves only to the small extent in water। मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एक चैप्टर के माध्यम से कि आपको एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें जरूर, यानी कि ये वाला पार्ट हमें बहुत डिस्कशन करना चाहिए। एनसीईआरटी में ग्राफ जो दिया हुआ है ये वाला हमें ग्राफ बहुत रिप्रेजेंट करना चाहिए, बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी की हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है और एनसीईआरटी आपको लगभग और लगभग 50% प्रिपरेशन कराती है पीजीटी एग्जामिनेशन की। तो साथियों जो टॉपिक अछूते रह जाते हैं उन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ा करिए। अगर आपसे कहा जाए कि एनसीईआरटी इज द इम्पोर्टेंट बुक फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन तो कोई बुराई नहीं है इसमें, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कि मैं आपको कुछ सिखाने आया, मैं कुछ बताने आया। एनसीईआरटी आप खुद पढ़ाते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, इनकी डिटेल पढ़ना, इनको कायदे से अंदर डिटेल में पढ़ना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पीजीटी में बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। तो साथियों एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़िए। जैसे कि ये मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में दिखाया, इसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि टॉपिक और भी हैं जो हमारे लिए एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और वो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करता हूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी पर देखिए कहाँ कहाँ आप अछूते रह जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊं। तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट बहुत ही कम लोग छूते हैं, यानी कि इस पार्ट को आप छूइए, और मैं तो कहता हूं जरूर छूइए इस पार्ट को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये पढ़ते हो लेकिन इसके अंदर पूरा जो डिटेल दिया हुआ है यहाँ से कि कब हम लोग ईएमएफ 1.1 से कम करें, कब यहाँ पर बराबर कर दें, कब यहाँ ज़्यादा कर दें, तो उस समय कंडीशंस क्या है, ये वाली कंडीशन आप बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और इनका ध्यान आप नहीं देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ बच्चों को पढ़ाइए और साथ में अपने आप भी पढ़िए, ये काम दोनों करिए आप। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है पीजीटी एग्जामिनेशन से जुड़े हुए। इसी तरीके से अगर हम गैल्वेनिक शेल तो पूरा पढ़ते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो अछूता टॉपिक रहता है वो हमारा ये वाला टॉपिक रहता है जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक तो हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को बिल्कुल हमें कायदे से पढ़ लेनी चाहिए, एक एक लाइन इसकी पढ़ लेनी चाहिए, भले ही ये फिजिक्स से जुड़ा हुआ चैप्टर हो, फिजिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक हो, लेकिन हमें गहनता से ध्यान देना है इस पर। इसके बाद ये टॉपिक भी मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशन भी हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, हम केवल जो रेफरेंस बुक है उनकी मदद से बच्चों को लिखा देते हैं। ये पूरे पन्ने जो मैं आपको पलट रहा हूँ, इन पन्नों को गहनता से अगर आपने नहीं पढ़ा, मोलर कंडक्टिविटी इनके फार्मूलों को तो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप नोट कर पा रहे हो तो वेरिएशन वाला टॉपिक हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और हम इसको फिर लीव कर जाते हैं, स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से समझाते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ इन सभी टॉपिक पर गहनता से ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस ये तो हम खैर पूरा पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ से बिल्कुल एनोड कैथोड की रिएक्शंस क्या होती हैं इनको जरूर पढ़ लीजिए। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि
एनसीईआरटी की एक एक लाइन पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी किताब एक ऐसी किताब मानी जाती है जिसका हर चैप्टर, लेकिन एनसीईआरटी कौन सी यूज करनी ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, जो ओल्ड एनसीईआरटी है, इसको प्रयोग करना है। और ओल्ड एनसीईआरटी में सॉलिड चैप्टर से शुरुआत की जाती है और लास्ट में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पर वो खत्म हो जाती है 12th लेवल पर। और अगर 11th लेवल पर आओगे तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से चलेगा और एंड में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पर आकर के फिनिश हो जाएगा। वो किताब एनसीईआरटी की आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। यानी कि अगर हम 2025 के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एनसीईआरटी ही वरदान साबित होगी, ये बात आप मान लेना। यानी कि 2025 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, ये आपको मैं बता रहा हूं। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी के ऊपर पूरा डिस्कशन कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़िए, इस बार बहुत फायदा करेगी आपको, ये मेरी बात आप मान लीजिए। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो फिर आप एनसीईआरटी को बहुत ही गंभीरता से पढ़िए और पढ़ने के बाद हमें बताइए कि आपको क्या समझ में आया। और एनसीईआरटी पढ़ाना नहीं है, पढ़ना भी है पीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। एनसीईआरटी की हर लाइन को आप एक चैप्टर मानिए, एनसीईआरटी के हर पॉइंट को एक क्वेश्चन मानिए, एनसीईआरटी के हर फार्मूला को क्वेश्चन मानिए, एनसीईआरटी के हर पॉइंट को आप गहनता से पढ़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन संभव होगा। क्योंकि एनसीईआरटी की खास बात यह है कि अगर इससे क्वेश्चन क्लेम करोगे तो उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा और वो वैलिड माना जाएगा। तो एनसीईआरटी का जवाब भी वैलिड माना जाता है, सभी किताबों का, सभी रेफरेंस बुक का जवाब वैलिड नहीं माना जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए अगर पीजीटी में सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि पीजीटी एग्जामिनेशन ही आपका ख्वाब है, टीजीटी एग्जामिनेशन ख्वाब है। तो टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन अगर ख्वाब बनाए हुए हैं तो फिर आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि ये किताब आपके लिए सिलेक्शन वाली किताब बोली जाती है और यहाँ से मिलते हैं आपको हर लाइन अपने में एक अलग क्वेश्चन। तो हर लाइन क्वेश्चन है, ये बात मेरी मान करके पढ़िएगा, तभी आप पढ़ पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप इसे यूं ही हवा में उड़ा देते हैं और ये हवा में उड़ाना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो पढ़िए, मेहनत करिए, लगे रहिए और एनसीईआरटी को वरदान मान करके जरूर पढ़िएगा।